हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम या पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है उसको अटेंड करने के लिए देखिए क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे क्लासेस पे आना है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला की जो क्लास है देखिए शाम को 4 बजे इसी टाइम पे। और जो हिंदी की क्लास आपको देखिए शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप चलो याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम को पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आप लोग जाके यहाँ पे क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी देखिए, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे आपसे को इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह से फटाफट आप क्या कहेंगे, जुड़ेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती और एग्जाम का कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं होगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूपीपीएड वालों का, जाके फॉर्म भर लीजिए। 31 तारीख को जो है लास्ट डेट है, ठीक है। 31 मार्च को जो है लास्ट डेट है और 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम है। तो एग्जाम का डेट अभी तक चेंज हुआ नहीं है, ना होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग 24 अप्रैल का जो है एग्जाम का डेट पकड़ के चलिए कि आपके पास जो है अभी जितना है इतना ही दिन का टाइम बचा है। तो इतने दिन में आपको तैयारी पूरी करनी है, ठीक है। और बिहार वालों को जो है 9 अप्रैल को फॉर्म आने वाला है। तो बिहार वाले अपनी जो फॉर्म की है तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। 9 अप्रैल को अपने जो डॉक्यूमेंट्स है सब रेडी करके रखेंगे, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग फिलअप कर लेंगे, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा, एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है, बताइए। एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन जो है प्राधिकृत है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल होता है या विधि मंत्री होता है, कौन होता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे न्यायालय में करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 222 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे। 52 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, बताइए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, समान कार्य करने का वेतन जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार जो आपका देखिए मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है कि नहीं इसके बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान में समान कार्य करने के लिए जो है समान वेतन जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। शेष दिए गए अधिकारों को जो है अनुच्छेद 19 में भाषण या वाक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता तथा अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार के रूप में जो है भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया, बताइए। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, इसका सही उत्तर का देखिए, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम आपका अलाउद्दीन खिलजी ने एक मिनट, इसने ही चलाया था ना।
हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। राजस्व सुधारों के लिए खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की गहरी रुचि थी। इसने जो है अपने शासन काल में किसानों पर घरी या गिरी तथा चराई कर चराई लगाया, ठीक है, चराई कर चरी लगाया था, ठीक है। खिलजी को बाजार एवं मूल्य नियंत्रण के लिए भी जो है जाना जाता है, इतने याद रखिए, ठीक है। तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, ठीक है। क्लियर से हो गया इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 54 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताइए, यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, भारत से आया था, तुर्की से आया था, मध्य एशिया से आया था, कहाँ से? बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इब्न बतूता जो है मोरक्को अफ्रीका का यात्री था, ठीक है, यानी कि अफ्रीका से आया था, ठीक है, मोरक्को से आया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान तुगलक ने इसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तुगलक के समय की प्रमुख घटनाओं को इसने जो है अपनी पुस्तक रेहला में क्या है, उद्धृत किया था, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित? बताइए, तमिल का गौरव ग्रंथ जो है जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैन धर्म से, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तमिल का गौरव ग्रंथ जो जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। इस ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार नायक अंततः भोग विलास के जीवन को जो है छोड़कर सन्यासी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या होता है, तो इस ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार जो है नायक अंततः भोग विलास के जीवन को जो है छोड़कर सन्यासी हो जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना पहला सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सूरत में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका है। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना आपका 1608 ईस्वी में जो है सूरत में खोला गया था, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा, वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? बताइए, वैदिक विचारधारा किस पर आधारित है? तो देखिए वैदिक विचारधारा की अगर बात की जाएगी साथियों, तो वैदिक विचारधारा आधारित होती है आपकी किस पर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करिएगा। महाभारत पर, गीता पर, रामायण पर या वेदों पर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए वैदिक विचारधारा जो है आधारित होती है आपकी वेदों पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 58 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े? बताइए, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए खैबर दर्रे की अगर बात की जाएगी, तो खैबर दर्रे से आपका पख्तून जो है, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो खैबर पख्तून खैबर दर्रा, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पख्तून खैबर दर्रा, इसका जो है पूरा नाम है। पख्तून खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा पर रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर जो आपका है खैबर दर्रा स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इस दर्रे से जो आपके दो देश कौन से जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 59 नंबर, ध्यान से देखिए, क्या बताएगा आइडिया। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाते? रुपए का जो सिक्का है सबसे पहले किसने चलाया था? इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए रुपए का सिक्का सबसे पहले जो चलाया था साथियों आपका शेर शाह ने, ठीक है, शेर शाह ने चलवाया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। शेर शाह ने अपने शासन काल में सबसे पहले घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर जो है शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था, ठीक है। इन सिक्कों में जो है 180 ग्रेन का चांदी का तथा 380 ग्रेन का जो है तांबे का सिक्का था, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई, निम्न देशों में से किस देश की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती थी? निम्न देशों में से किस देश की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत, ईरान
तुर्कमेनिस्तान, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों को स्पर्श करते किंतु जबकि जॉर्जिया से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा जो है जॉर्जिया से नहीं लगती, किसके किसके साथ लगती है? देखिए, भारत के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के साथ आदि देश को स्पर्श करते हैं, लेकिन जॉर्जिया को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 61 में ध्यान से देखिएगा, बताइएगा एड्रेस। चंद्रमा या मून जो है क्या है, बताइए। चंद्रमा या मून क्या है? तारा है, उपग्रह है, ग्रह है या क्षुद्र ग्रह है, क्या है? तो देखिए, चंद्रमा की बात की जाएगी तो चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। ठीक है, किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। ठीक है, 62 नंबर, 62 नंबर है। मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक बताइए। मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक की अगर बात की जाएगी साथियों, तो इसके लेखक की अगर बात की जाए, कौन? कैटल दिया गया, गाल्टन दिया गया, कुनमान दिया गया और स्टर्न दिया गया है। तो देखिए, इसके लेखक आपके कैटल है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक आपके कैटल है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का संतुलन स्तर स्थिति में बताइए। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है, बताइए। तो देखिए, संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो देखिए, संतुलन स्तर स्थिति में आपका वह स्थिति होती है जब किसी फर्म, कंपनी या संस्था को न लाभ हो और न ही हानि हो, अर्थात जो है फर्म शून्य लाभ की स्थिति में होता है। ठीक है, तो फर्म जो है शून्य लाभ की स्थिति में होता है, उसको संतुलन स्तर स्थिति कहते हैं। फर्म किसको कहते हैं? कंपनी, संस्था या फर्म, जो भी हो उसको कहते हैं। ठीक है, तो संतुलन स्थिति कब होती है? तो फर्म जो है शून्य की लाभ की स्थिति में, न तो उसको लाभ हो न तो उसको हानि हो। ठीक है, तो जो है शून्य की स्थिति में, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी, बताइए। गांधार कला जो है किसके अधीन फली और फूली थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गांधार कला की अगर बात की जाएगी तो गांधार कला जो है आपकी कुषाण शासन काल के, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कुषाण के शासन काल में जो है भारत में दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, जिन्हें हम गांधार एवं मथुरा कला शैली कहते हैं। ठीक है, ये दोनों शैलियां इस काल में भली भांति जो है फली और फूली थी। ठीक है, गांधार कला शैली जो है, इसको जो है इंडो ग्रीक यानी कि ग्रीक और बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्व बुद्धिस्तव की मूर्तियों काले स्लेटी पाषाण की जो है बनाई गई हैं। इस शैली का केंद्र बिंदु आपका गांधार होने के कारण इसे जो आपका गांधार शैली कहा जाता है। मथुरा कला शैली में जो है लाल बालू पत्थर का जो है प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तो गांधार कला किसके अधीन फली और फूली थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कुषाण शासन काल के दौरान। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, बताइए। सेल खड़ी में, स्लेट में या क्वार्टर्स में या मार्बल में? तो देखिए, बलुई पत्थर जो आपके रूपांतरित होते हैं साथियों, क्वार्टर्स में रूपांतरित होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही। तो बलुई पत्थर क्वार्टर्स में रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टर्स एक आपका कांतित या रूपांतरित चट्टान है, जिसमें ताप दाब आदि के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका 66 नंबर, 66 पे उत्तर देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर प्रावधान है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में जो नागरिकों के लिए समान अवसर प्रावधान दिया गया है?
तो आपका राइट आंसर हो साथियों अनुच्छेद 16 में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में यह वर्णित है कि राज्य के किसी सरकारी रोजगार पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 13वां शिलालेख जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सम्राट अशोक के कलिंग के विरुद्ध अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत आपका 13वां शिलालेख है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता किसको? तो जेम्स प्रिंसेप को जो है 1837 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या देगा? निम्नलिखित में से किससे जो है आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस आयोग को जो है भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे योजना आयोग को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग का जो है भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, यह एक आपका गैर संवैधानिक संस्था है। अब इस आयोग की जगह जो है नीति आयोग ने ले ली है, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष जो आपके अरविंद पनगड़िया बने हैं। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके श्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, देश का जो आपका प्रधानमंत्री होता है किसका? तो योजना आयोग या तो नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो है योजना आयोग की जगह पे आपका नीति आयोग ने जगह ले लिया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके नाम क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या देगा? निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, फसल है और राज्य दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहला फसल क्या है? चाय, ईख, मूंगफली, सेब। तो चाय जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? चाय सबसे ज्यादा आपका असम राज्य में उगाई जाती है। ठीक है, ईख, ईख की बात करें तो ईख के लिए आपका उत्तर प्रदेश फेमस है। मूंगफली, मूंगफली जो है आपका देखिए गुजरात में उगाई जाती है। ठीक है, और सेब जो आपका हिमाचल प्रदेश में ठंडे प्रदेश में होता है। तो आपका मिलान हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1 आपका मिलान है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे फिर आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही का। समुद्री समीर बनती है कैसे? कब? बताइए समुद्री समीर कब बनती है? दिन के समय में बनती है, रात के समय में बनती है, दोनों समय पर बनती है, या मौसम में बनती है? कब बनती है? देखिए जलीय समीर अथवा समुद्री समीर जो आपकी दिन के समय में बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर। दिन के समय जो है स्थलीय भाग समुद्री भाग की अपेक्षा तीव्रता से गर्म होता है। ठीक है, इसी कारण जो है तटवर्ती भागों में अधिक तापमान व निम्न वायुदाब तथा समुद्री भाग में आपका न्यून तापमान व उच्च वायुदाब बनता है। इस स्थिति में दिन के समय जो है समुद्री भाग की ओर से स्थलीय भाग की ओर हवा बहती है, और इसी हवा को जो आपका समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 71 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। वर्ष 1937 में किन दो राज्यों में जो है गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे? बताइए इसका सही उत्तर का। वर्ष 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पंजाब और बंगाल में जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को 1936 और 37 के चुनाव के परिणामों में 6 प्रांतों मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत बिहार, मुंबई एवं उड़ीसा में जो है कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, जबकि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांतों एवं असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। दो राज्यों पंजाब एवं बंगाल में जो है गैर कांग्रेसों को बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। अतः जो है बंगाल और पंजाब ने वर्ष 1937 में जो है गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाए थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कौन सी 4 भाषाओं सबसे बाद में जोड़ी गई थी? बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं जो सबसे बाद में जोड़ी गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। ठीक है,
तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से 14 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद 1971 मतलब सॉरी 71वें संविधान संशोधन में जो है 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई तथा सबसे बाद में जो है 92वें संविधान संशोधन में जो है 4 भाषाएं कौन सी बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है, कि क्लियर है सबको इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 73, भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग की विधि अपनाई गई थी, कहाँ से बताइए। भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति पर बोला है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि आपकी अपनाई गई थी यूएसए के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है विधि अपनाई गई थी। ठीक है, क्लियर से इसका यूके से जो है संसदीय प्रणाली की विधि अपनाई गई है। यूएसएसआर से जो है आपकी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और फ्रांस से बात करें तो फ्रांस से आपके मौलिक सॉरी गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था ली गई है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। इस प्रकार जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है किसकी, बताइए। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है किसकी, तो देखिए प्रवाल को जो है मूंगा भी कहते हैं। ठीक है, मूंगा जो है सागरों या महासागरों में विशेष प्रकार की रचना करने वाले ऐसे जीव होते हैं जो अंततः अंत्यतः कोमल तथा डोलोमाइट व चूने से निर्मित होते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की समुद्री प्रतिरूपी होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो है समुद्री क्या होती हैं, प्रतिरूप होते हैं। जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रवाल भित्तियां जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की समुद्री प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या देगा है 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कैप्सियन सागर झील है। तो जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, कैप्सियन सागर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है। ठीक है, जिन झीलों में पानी बाहर से आकर गिरता है किंतु यह पानी जो है बाहर की ओर नहीं जाता, उन झीलों को जो है खारे पानी की झील कहते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो कैप्सियन सागर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। ठीक है, विश्व की। क्लियर है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है साथियों अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक किया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सभी को जो है क्लासेस अच्छी लग रही है, छोटी क्लासेस है लेकिन जो है क्लासेस अच्छे से हो रही है। ठीक है, मैं भी जो है फटाफट क्लासेस खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको आराम से टाइम लेके पढ़ाऊँ जिसमें आपको आराम से क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी क्लासेस आपको अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लास है ऐसी ही चलते रहे। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और जो है मैंने जो होमवर्क दिया था वो मुझे सॉल्व करके दे दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में। टेक केयर।